नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव में अब राजा बनाम महाराजा की जंग। जी हां, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुकाबला होगा। महाराज पर राजा भारी पड़े हैं। उपचुनाव में दिग्विजय की रणनीति पर चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट बीजेपी पर भारी पड़ा है। ये बयान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का है और आपको बता दें, दिग्विजय सिंह खेमे के कहे जाते हैं पीसी शर्मा। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अब मुकाबला होगा। महाराजा पर राजा भारी पड़े हैं। तो दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा पहुंच गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा पहुंच गए हैं और सुमेर सिंह सोलंकी भी बीजेपी से राज्यसभा पहुंच गए हैं। और इसी पर अब दिग्विजय सिंह के राज्यसभा पहुंचने पर पीसी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट बीजेपी पर भारी पड़ा है। महाराजा पे भारी पड़े राजा, और दूसरी तरफ उनको 57 हाईएस्ट वोट मिले और बीजेपी का जो फिगर था 113, उसमें उनको 111 मिले। मतलब दो भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, बागरी जी और जाटव जी, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। और इसमें एक वोट जो 2 वोट 36 वोट इनको मिले हमारे फूल सिंह बरैया जी को, लेकिन 2 लोगों ने दूसरी वरीयता में उनको डाला। मतलब एक तरह से उनको 38 लोगों ने वोट डाला और 1 वोट उनका सिंधिया जी का, महाराज जी का रिजेक्ट हुआ। ये मान के चलिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा और ये पूरी सरकार और 2 इनके केंद्रीय मंत्री आए, ये पूरी तरह फेल हो गया। 2 वोट इनके जो इनका आंकड़ा था उससे ज़्यादा कांग्रेस को मिले। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पीसी शर्मा जो दावा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट की 57 वोट मिले हैं, ठीक बात है। आप चाहते और ज्यादा वोट भी दिग्विजय सिंह को डलवा देते पार्टी अगर चाहती तो। ये किस तरह का मैनेजमेंट, क्या इस मैनेजमेंट की सफलता, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, यदि कांग्रेस जिससे दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट की बात कर रही है, उसका कहना इस बात को लेकर है कि जो 54 विधायकों की संख्या निर्धारित की थी जो दिग्विजय सिंह के लिए जिनको वोटिंग करनी थी, लेकिन उसके पलट 57 वोट दिग्विजय सिंह को हासिल हुए हैं। यानी कि जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी दिग्विजय सिंह को अपना वोट दिया और उसके अलावा कांग्रेस के कुछ और विधायकों ने भी उनके पक्ष में वोट दिया है। हालांकि जो बीजेपी का एक क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें भी कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के खाते में वो वोट गया और इसी को केश कराने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है और इस बात का दावा कर रही है कि महाराजा पर राजा भारी पड़े हैं और यही उपचुनाव का मैनेजमेंट भी दिग्विजय सिंह के पास होगा। वो उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और उसमें भी बीजेपी को मात देने का काम होगा। बहरहाल राज्यसभा की 2 सीटों पर भले ही बीजेपी ने कब्जा जमाया और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई हो, लेकिन कांग्रेस इसी 1 सीट के जरिए अब बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत जी, अनुराग, विधायकों को लेकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए, तब भी दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट के बाद सरकार चली गई। अब 1 सीट अगर नंबर ज्यादा आ गया तो अब उपचुनाव इसी के सहारे लड़ेगी क्या कांग्रेस? मनोवैज्ञानिक लड़ाई, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है क्या कि 1 नंबर के जरिए कांग्रेस? अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से न सिर्फ निर्दलीय सपा और बसपा के विधायक बीजेपी के पाले में गए, उसके बाद कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके की कोशिश में जुटी है कि वो ये बताने की कोशिश करे कि अब जो प्रेशर है वो कांग्रेस के ऊपर कम है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलेगी और जो 92 विधायक हैं वो उसके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन जो संख्या निकल कर आई है वो 93 विधायकों की आई है और 1 विधायक का वोट निरस गया। इस तरीके से 94 वोट कांग्रेस को हासिल हुए और इसी के बूते अब कांग्रेस से अपने ऊपर के
मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उसको कम करती हुई नजर आ रही है और इस दबाव को बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश में कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उनका कहना है कि जो दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट था उसी के कारण राज्यसभा में सबसे ज्यादा वोट दिग्विजय सिंह को मिले और इसी तरीके का मैनेजमेंट अब उपचुनाव में भी अपनाया जाएगा ताकि बीजेपी ठीक रहिएगा। अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी, सिंधिया, बड़े सिंधिया समर्थक हैं पंकज जी। राज्यसभा चुनाव में हालांकि कोई बहुत स्वाभाविक था जो पहले नतीजे जो कल आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से राज्यसभा में पहुंचे हैं, लेकिन जो कांग्रेस कैश करने की कोशिश कर रही है उन दो नंबरों, एक जो निर्दलीय का नंबर शायद है, जो वोट है वो कांग्रेस के खाते में गया है, एक क्रॉस वोटिंग बीजेपी के अंदर हुई है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आई। उसको लेकर अब मैनेजमेंट का जिक्र हो रहा है कांग्रेस के और खास तौर से दिग्विजय सिंह के, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अब ये तो कांग्रेस बेहतर जाने कि दिग्विजय सिंह जी का मैनेजमेंट होता है या मिसमैनेजमेंट होता है। और मैं यदि कहूं स्पष्ट तौर पर कि दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक अप्रबंधन के चलते, कुप्रबंधन के चलते, मिसमैनेजमेंट के चलते आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। ये वही दिग्विजय सिंह जी थे जिनके लिए मैंने नहीं कहा, ये कमलनाथ जी ने कहा बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्विजय ने मुझे धोखे में रखा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जाएगा और जाएगा तो सब वापस आ जाएंगे और हम तब, प्रशांत जी आप भी इस बात के गवाह हैं। लेकिन पंकज जी, मनोवैज्ञानिक बढ़त तो देती है ना बीजेपी के मुकाबले, अगर बीजेपी का कोई क्रॉस वोटिंग कर दे कोई विधायक तो। देखिए प्रशांत जी, ये सब कयास हैं कि बीजेपी के किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी नहीं करी। और जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं बड़ी विनयपूर्वक पीसी शर्मा जी को कि वो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह जी को कह रहे हैं कि वो सामने होंगे। वो दिग्विजय सिंह जी जो 20 साल से कभी चुनाव सभा में नहीं जाते, वो दिग्विजय सिंह जी जिनको उपचुनाव में और चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मना कर देते हैं कि प्रभु हाथ जोड़े दिग्विजय सिंह जी को मत लाना, जो वोट मिलना वही वोट नहीं मिलेंगे। और ये दिग्विजय सिंह ने स्वयं स्वीकारा कि मैं कैंपेन करने पब्लिकली नहीं जाता हूं क्योंकि यदि मैं जाता हूं तो वहां कांग्रेस को नुकसान होता है। ठीक, तो अब पीसी शर्मा जी की बात सच माने कि दिग्विजय सिंह जी की बात सच माने, पर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी को सामने रखे ना रखे उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से है। ये चुनाव व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव दलों का चुनाव है। ठीक है पंकज जी, रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है क्या ये? और दूसरी बात जो पीसी शर्मा कह रहे हैं, हम ये मानकर चलें कि अब चुनाव में, उपचुनाव जो होने वाला है 24 सीटों पर, वहां दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट रहेगा क्या? देखिए, ये तो समूची पार्टी का मैनेजमेंट है और पूरी पार्टी उस पर काम कर रही है और उसकी तैयारी जो है बूथ स्तर पर हुई है। ये चुनाव जो है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का है। जो लोग जो है जनमत को जिन्होंने बेचा है और वो उनके खिलाफ है। ये जनता के हाथ में केवल एकमात्र अधिकार संविधान ने दिया है वोट देने का। जनता सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। पहली बार उनके इस अधिकार को बेचकर नीलामी करके लोगों ने जो है सरकार गिराई है। तो गिराई है तो ये जनता और उसके बीच में चुनाव है। कांग्रेस तो इसमें जो है केवल सवाल खड़े करके सामने आएगी। आज हर आदमी, हम जहाँ गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, इन चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं। एक बात और भी भूपेंद्र जी, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट के सामने बीजेपी फेल हो गई। एक नंबर अगर यहां से वहां हो गया या निर्दलीय ने आपको डाल दिया तो इसमें क्या बदलाव हो गया? आप लोग 2 सीट तो जीत नहीं पा रहे थे, जीतना आपको एक ही थी, तो इसमें क्या हम माने कि कौन सी बड़ी सफलता कांग्रेस ने हासिल कर ली? अभी यही काम अगर हमारे पास हो जाता तो अभी आप कहते कितनी महान सफलता हो गई। तो ये जो चीज है ये तो परसेप्शन की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नगाड़े पीट रही थी पिछले 15 दिन से और जिस तरीके से कह रही थी, और जब इनके पास तो सफिशिएंट वोट पहले से 3 एक्स्ट्रा थे, फिर भी ये 7 वोटों को मैनेज करने के लिए निर्दलियों की कोशिश कर रहे थे, तो घबराया हुआ कौन था? ये तो आप बोल ही नहीं रहे कि साहब जो डरे हुए लोग थे उन्हीं के लोग तो बाहर गए। ये जो है कांग्रेस तो डरी नहीं थी ना, कांग्रेस इसके लिए तैयारी कर रही थी कि हम इसकी भी वोट ले लें, उसकी भी वोट ले लें। आपके पास 107 थे, 104 आपको चाहिए थे, इसके बावजूद आप जो है 7 नई वोटें खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि तुम डरे हुए थे और ये डरे हुए लोग अभी भी हैं। ये उपचुनाव में भी डरे हुए लोग हैं। मैं जो कह रहा था वो बात आपने पूरी नहीं होने दी कि जनता इस नीलामी से बीजेपी को तो फायदा हुआ, उनकी सरकार बन गई। शिवराज जी को फायदा हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गए।
और जनता को क्या मिला? जनता को मिला 200 करोड़ का नया खर्चा उनके सर पर। ये ठीक जो है, काम सवाल जनता का है आपके लिहाज से। जी बिल्कुल, अब उपचुनाव की तैयारी है और उसी में दोनों सियासी दल जुटेंगे भी। अब कितनी बढ़त इन राज्यसभा चुनाव से किस दल को मिलती है, ये जरूर देखना होगा। शुक्रिया भूपेंद्र जी। पंकज जी आपका भी धन्यवाद और अनुराग हमारे साथ बने हुए थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, इधर राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी टशन जारी है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बताया अपनी पार्टी के अलावा 3 और वोट मिले हैं। ये दावा दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट हासिल हुए हैं राज्यसभा चुनाव में। बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। गोपीलाल जाटव ने बताया जाता है कि क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी जाटव पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बताया है कि उन्हें 3 वोट अधिक मिले हैं राज्यसभा चुनाव। आगे बढ़ते हैं, ट्विटर ट्रेंड में सबसे आगे निकल गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद ट्विटर ट्रेंड में वो काफी आगे निकल गए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के फॉलोअर्स से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे निकल गए हैं। ट्विटर पर सिंधिया को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ट्विटर पर सिंधिया को ढेरों शुभकामनाएं कल से ही मिलनी शुरू हो गई हैं। उधर बीजेपी विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मचा हुआ है। ओम प्रकाश सकलेचा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हैं। सकलेचा ने राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था और बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल भी हुए थे, जिसके बाद उनके संपर्क में आए विधायकों की अस्पताल दौड़ शुरू हो गई है। एक के बाद एक बीजेपी के 5 विधायक भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचे और कोरोना टेस्ट कराया है। देवीलाल धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, जेपी मकवाना कोरोना टेस्ट कराने अस्पताल पहुंचे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सकलेचा शामिल हुए थे, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर सहित विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा भी इस बैठक में मौजूद थे। कोई चिंता नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। और जब हमारे एक साथी को कोरोना पॉजिटिव का जानकारी आप ही के चैनलों के माध्यम से मिली है, तो मैं और देवीलाल जी धाकर और दिलीप जी मकवाना, हमारे तीनों विधायक हम साथ में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम बैठे थे अभी, और वैसे संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ कि ओम सकलेचा जी हमारे संभाग के हैं। 2 दिन से हमारे वो साथ थे, कल भी मतदान में साथ थे। परसों भी पूर्व मंत्री पारस जैन साहब के जब हमारा लंच था, हमारा भोजन था, हमारी बैठक थी संभागीय करीब 13-14 विधायकों की, हम सब साथ उनके साथ थे। 2 दिन से हम लगभग साथ थे। भाजपा के कार्यालय पर जो हमारी डेमो को लेकर के मीटिंग चल रही थी, राज्यसभा चुनाव में कैसे मतदान करेंगे, तब भी वो हमारे आसपास ही थे। तो स्वाभाविक रूप से भोजन भी साथ में हमने किया, स्वाभाविक रूप से हमारी सीट के पास में बैठे। ये सब एक उसको लेकर के हमने फिर इस बात को लेकर के तीनों विधायकों ने तय किया कि चूंकि हम भोपाल में ही हैं, हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो जब इतनी बड़ी जानकारी मिल गई तो क्यों ना हम हमारा परीक्षण करा। इधर बीजेपी के विधायक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा सहित संपर्क में आए सभी विधायकों की कोरोना टेस्ट की मांग की। जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो विधायक है हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, उनको कोरोना हो गया, और मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तरह अनेक मंत्रियों से मिले हैं, उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो इसकी तत्काल अपनी जांच कराएं और सच पता करें, लापरवाही न बरतें। उनका जीवन भी प्रदेश के लिए और आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनके लिए भी अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, स्वस्थ और प्रसन्न रहने की। और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम दोनों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग राजनीतिज्ञ हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कल भी ये लोग राज्यसभा की वोटिंग प्रक्रिया के दौरान एक साथ थे। जब विधानसभा तक बात आ गई है तो मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं उन सबका जांच भी कराना चाहिए। और जैसे कि कल स्वाभाविक है राज्यसभा का चुनाव था, ऐसा आपके चैनलों से या और लोगों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जो आए थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, मध्य प्रदेश के मंत्री भी थे, विधायक थे, सारे लोगों से एक दूसरे का संपर्क हुआ है। सारे लोग एक ही जगह थे तो स्वाभाविक रूप से आपस में मिलना जुलना भी होता है। तो अब क्या परिस्थिति बनेगी
कि अगर सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर कोई ना कोई रणनीति बननी चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, अब चूंकि एक विधायक जब कोरोना संक्रमित आए हैं तो स्वाभाविक है कि कल राज्यसभा चुनाव में वो वोट डालने भी पहुंचे थे, बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आए होंगे, विधायक ही नहीं तमाम बड़े नेताओं के। अब इसके बाद क्या एहतियातन सियासतदानों के जरिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अगर उनमें से कोई संक्रमित हुआ भी हो तो वो संक्रमण आगे ना पहुंचे? जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से जो भाजपा विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और कल वो राज्यसभा में वोटिंग में भी पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से उनके संपर्क में जो विधायक आए थे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से कोरोना टेस्ट करवाया। 5 जो विधायक हैं वो जेपी अस्पताल पहुंचे थे। रतलाम, नीमच, जावरा, स्वासरा और गरौट के ये जो 5 विधानसभाओं के विधायक हैं ये पहुंचे थे और इन्होंने अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी फिलहाल वो 14 से 15 दिन क्वारंटाइन भी रहेंगे अपने पूरे स्टाफ के साथ जिनके वो संपर्क में आए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब लगातार 2 से 3 दिनों से लगातार जब भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही थी और सारे विधायक वहां पर पहुंचे थे, वहां पर ना ये विधायक हम विधायकों के संपर्क में आए थे बल्कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं दिल्ली से भोपाल पहुंचे थे उनके भी संपर्क में आए थे। यानी भले ही जब बैठक हुई थी उसमें भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया हो, लेकिन बाद में जब मेल मिलाप और डिनर का दौर चला, लंच हुआ, तब सारे विधायकों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। तो ऐसे में ये इन 5 विधायकों की सजगता है जो कि कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी जो बाकी के विधायक हैं, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम लोगों के संपर्क में भी ये विधायक आए हैं। ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि अब संक्रमण का खतरा उन लोगों तक भी बढ़ गया है और अब जो कोरोना का खतरा है उन तक ना पहुंचे। और यही वजह है कि अब विपक्ष भी इन पर निशाना साध रहा है कि भले ही जो बीजेपी बात कर रही है कि अब कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन ये सामने देखने को मिल रहा है कि अब ना सिर्फ आम आदमी बल्कि जनप्रतिनिधि है वो भी अब कोरोना की जद में आ रहे हैं। तो ऐसे में चिंताजनक बात तो है ये, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण का रंजना, जब कुणाल चौधरी वोट देने आए थे तब सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए गए थे, लेकिन अब सवाल स्वाभाविक है कि विपक्ष भी उठाएगा कि आपके तो विधायक ही संक्रमित थे और टेस्ट भी हुआ था। अगर टेस्ट हुआ था तो फिर एहतियात बरतना था विधायक को। जी प्रशांत, बिल्कुल सवाल यही है कि क्या उनको सिम्टम्स पहले से नहीं दिखे थे, सर्दी खांसी बुखार के जो लक्षण रहते हैं कोरोना में, या फिर अगर उनको लक्षण नहीं भी दिखाई दिए गए थे, अगर उनको थोड़े से भी लक्षण थे तो उन्होंने जो तमाम नेता हैं उनको सूचना क्यों नहीं दी कि वो यहाँ पर अगर इस तरह की उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो फिर वो एहतियातन, जिस तरह से कुणाल चौधरी विधानसभा में राज्यसभा के लिए जब वोट करने पहुंचे थे तो सुरक्षा के साथ पहुंचे थे, यानी वो पीपी किट में पहुंचे थे और उसके बाद जो पूरा सदन है उसको भी विधानसभा को सैनिटाइज किया गया। तो इसी तरह के कुछ इंतजाम जो ओम प्रकाश सकलेचा है उनके लिए भी किए जाते हैं, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता था। लेकिन जब इस तरह के लक्षण रहते हैं और उसके बाद जब उनकी अचानक से तबियत खराब हुई तब उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, फिर कोरोना रिपोर्ट आई। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी लापरवाही जो विधायक की है वो भी देखने को कही जा सकती है, क्योंकि उनकी इस लापरवाही की वजह से जो बाकी जो विधायक हैं जो कि राज्यसभा में चुनाव के लिए वोट करने के लिए पहुंचे थे तो उन पर भी इस विधायक की जो लापरवाही थोड़ी सी भारी पड़ सकती, क्योंकि इस कोरोना के समय में खुद से ही लोगों को सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो फिर आम आदमियों तक जो गलत संदेश है वो पहुंचेगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी हर स्तर पर, आम जनता से लेकर सियासतदानों तक भी ये सतर्कता नजर आनी चाहिए। और खासतौर से जनप्रतिनिधि फॉलोअर्स होते हैं उनके, अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो क्या संदेश जनता में जाएगा, ये सवाल है। शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इधर भोपाल में फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। 45 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीआरपीएफ कैंपस से फिर 3 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जीएमसी की एक महिला डॉक्टर भी संक्रमित हो गई है। और हॉटस्पॉट ऐशबाग से फिर 4 सेंटर से पॉजिटिव आई हैं। इमामबाड़ा, जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, अशोका गार्डन, पिपलानी, बैरागढ़ से भी संक्रमण के नए मामले निकले हैं। वहीं कटनी में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और रतलाम में 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर अगर हम जिक्र करें कि फिर जो दर है कोरोना संक्रमण को
भोपाल में सामने आने की वो कम नहीं हुई है। 45 लोग फिर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राजधानी भोपाल में। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर सागर से है, जहां पटकुई ग्राम का सेवाधाम सुर्खियों में है। सेवाधाम के नाम पर ईसाई मिशनरी में प्रार्थना कराने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन में गांव के लोगों को ईसाई मिशनरी ने गरीबों के बीच राहत सामग्री बांटी थी। राशन सामग्री बांटने के दौरान ही ईसाई धर्म के मुताबिक ग्रामीणों से प्रार्थना कराई गई। कलेक्टर ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जाएगी। तो सागर के पटकुई गांव का ये मामला है। सेवाधाम इस वक्त सुर्खियों में। सेवाधाम के नाम पर ईसाई मिशनरी में प्रार्थना कराने का ये मामला है। रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित, बताइए जरा क्या अब है ये पूरा मामला और क्या आपत्ति है अब? पटकुई गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि ये सेवा धाम का मामला नहीं बल्कि ये मानव सेवा संस्था का मामला है, जिसको लेकर अब मामला की जिला प्रशासन ने बात कही है कि अगर इस प्रकार के मामले की कोई शिकायत हमारे पास आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या, आपत्ति क्या दर्ज कराई गई है? लोगों की तरफ से अभी जो शिकायत आई है उसमें ये देखने को मिला है कि ईसाई मिशनरी ने जो राशन वितरण किया था लॉकडाउन के दौरान, उसमें लॉकडाउन में राशन देने पर उनके से ईसाई धर्म की प्रार्थना कराने का मामला सामने आया है। प्रशांत, बिल्कुल, तो ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई गई, इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। शुक्रिया रचित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते उधर लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले और घायल जवान के पिता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों की शहादत पर राहुल गांधी को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। मेरा बेटा देश की सेवा में लगा है और दुश्मनों से लोहा लेते हुए घायल हुआ है। मुझे अपनी सेना और देश पर मर मिटने वाले जवानों पर फख्र है। वीडियो किस घायल जवान के पिता का है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन तेजी से अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छा रहा लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, सेठ लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा, साथ ये मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छा रहा लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, सेठ लड़ेगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।